वेलकम टू अवर इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं पावर क्वालिटी पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और पिछले कई सालों से इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है जब से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हमारे पावर साइट पे ज़्यादा बढ़ा है। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी मिसाल तो अल्टरनेटिव एनर्जी की है। सोलर पैनल जिसमें इन्वर्टर लगते हैं, वो पावर क्वालिटी वहाँ ख़राब होती है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह विंड पावर में फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर्स, फिर इसी तरह मोटर में VFDs। तो इसके बाद जो फैक डिवाइसेस सारी आई वो आपको सब पता है कि SCR बेस हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से पावर क्वालिटी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। और पाकिस्तान में आपको अगर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं नज़र आ रही है ये इसके इक्विपमेंट या इसकी रेमेडीज़, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि इमिग्रेशन बहुत तेज़ी से खुल रहा है। इवन जर्मनी में कभी भी हिस्ट्री में वहाँ पर इमिग्रेशन इस तरह टेक्नोक्रेट को नहीं देते थे, और सिटीज़नशिप भी दे रहे हैं, फैमिली के साथ दे रहे हैं। कनाडा में देखें आप H1B वीज़ा, अगर किसी के पास USA में H1B वीज़ा है तो सीधा सीधा वहाँ पे जा कर के उसने अप्लाई कर दिया कनाडा में, उसको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं 48 आवर्स में। वहाँ पर 24 घंटे में 48,000 एप्लीकेशन आई थी उस विंडो में। इसी तरह स्पेन है, इसी तरह फ्रांस है, और बहुत सी जगह पे ये खुलने वाले हैं इमिग्रेशन इंजीनियर्स के लिए। ख़ास तौर पे ओंटारियो में आप देखें कि इंजीनियर्स के लिए उन्होंने वो जो कैनेडियन एक्सपीरियंस की शर्त थी वो ख़त्म कर दी, तो उससे जॉब ओपनिंग एकदम से हम लोगों के लिए, मतलब जो भी फॉरेन ट्रेंड इंजीनियर्स हैं उनके लिए अवेलेबल हो गई। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अब नई टेक्नोलॉजी, नए कंसेप्ट, नए चीज़ों पे ज़ोर देना चाहिए। पढ़ाने वालों को भी कोर्स आउटलाइन में तब्दीलियां करनी चाहिए और ये चीज़ें तफसील से पढ़ानी चाहिए। फैक्ट डिवाइसेस, पावर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, रीजनिंग्स, और इसी तरह ड्राइव्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामलात। तो ये एक तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि ये मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन आप 10 लेक्चर्स मेरे देखेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पहले वाले में मैंने सिर्फ देखें आप थोड़ा सा इंट्रो दिया है और बताया है कि ज़िम्मेदारी किस किस की है, और कुछ थोड़ी सी टर्म भी मैंने इसमें बयान कर दी हैं जो आगे मुख्तलिफ उसमें डिटेल में भी आपको सुनने को मिलेंगी। अब पावर क्वालिटी क्या चीज़ होती है, देखें जो भी आप शुरू से आप देख लें, जब से आप बिजली को देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने की बात नहीं है। आपके घर में अगर बिजली का वोल्टेज कम आ रहा है, अगर उसमें फ्लक्चुएशन है, अगर बहुत इंटरप्शंस हैं, बहुत लोड शेडिंग की वजह से ऑन ऑफ हो रहा है, आपके टीवी ऑन है, बिजली आई चली गई, आपकी इक्विपमेंट ऑन है, आपका लैपटॉप ऑन है, बिजली आई चली गई फिर आ गई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये देखे जाएँ तो ये सब की सब एक ख़राब पावर सिस्टम या ख़राब पावर क्वालिटी को ज़ाहिर करती हैं। तो पावर क्वालिटी कोई एक नई चीज़ नहीं है और नया हुआ नहीं बन के इसको पढ़िएगा। ये बिल्कुल वही है जो आपको शुरू से मालूम है सारी चीज़ें, और बहुत सी चीज़ों के काजेस का भी आपको अंदाज़ा होता है। अब इसी में वोल्टेज ड्रॉप होना, वोल्टेज का ज़्यादा हो जाना, ये आप देख लें, फ्रीक्वेंसी का बदल जाना, बल्ब का फ्लिकर करना, क्या ये कोई आपके लिए कोई नई बातें हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि पावर क्वालिटी के ऊपर कोई सवाल पूछता है, कोई इंटरव्यू लेता है, तो बहुत कॉन्फिडेंट रहिए। बस थोड़ी बहुत नॉलेज जो इन 10 लेक्चरों में ऐड होगी उसको मज़ीद आप अगर पढ़ लेंगे इसके मेरे लेक्चर्स के अलावा, तो आप देखेंगे कि आप इंशाल्लाह बाहर के जब जॉब्स होंगी उसमें पावर क्वालिटी का सवाल ज़रूर आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्ट्स डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन पे ज़रूर सवाल हो सकते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी पे ज़रूर सवाल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्या है पावर क्वालिटी का मतलब, क्या है कि अगर आपको यूटिलिटी कंपनी जो है कोई वादा करे, कोई कमिटमेंट करे कि आपको एक कंसिस्टेंट और बड़ी रिलायबल, जिस पे काबिल भरोसा और बड़ी स्टेबल किस्म की, यानी कि उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो एक सर्टेन हदूद से आगे पीछे बहुत ज़्यादा ना हो, तो फिर उसको हम कहेंगे यार बहुत अच्छी बिजली है मुझे मिल रही है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब फ्लक्चुएशन होता है
वोल्टेज ड्रॉप होता है, हाई होता है, हमको आँख से भी नज़र आ जाता है, परसेप्शन में भी आ जाता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो मुझे इंस्ट्रूमेंट से ही करना था, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से ही मालूम होगा। तो ये इसके जो लिए बहुत से स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं दुनिया में, और मैंने यहाँ पर आपके सामने तकरीबन सारे बड़े स्टैंडर्ड रख दिए हैं। आप इनको जाके नेट पे मज़ीद भी देख सकते हैं, और IEEE और IEC, और मैंने फिर यूरोपियन स्टैंडर्ड का नंबर भी आपको इसमें दे दिया है। तो नट शेल में क्या बात हुई, बॉटम लाइन ये हुई कि भाई अगर पावर की क्वालिटी जो है वो ख़राब है तो आपको नज़र आ सकती है, वैसे भी समझ में आ जाएगा। और बहुत ही अगर हाई लेवल की उसके अंदर पावर क्वालिटी डिस्टॉर्शंस हैं, हार्मोनिक के मेरे आप सारे जो लेक्चर पढ़े हैं वो सारे के सारे इस पे एप्लीकेबल हैं। पावर क्वालिटी को ख़राब करने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है हार्मोनिक्स का। तो उससे इक्विपमेंट की एजिंग पे फ़र्क पड़ता है, उसके इक्विपमेंट की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, उस पर इंसुलेशन ख़राब हो सकता है, उसमें इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, आपके लैपटॉप के कोई कन्वर्टर या कोई आईसीज या कोई चिप्स कुछ भी उसमें डैमेज हो सकते हैं, और इम्पेयरमेंट हो सकता है, हीटिंग हो सकती है। तो ये सारी की सारी ख़राबियाँ देखें, कौन सी मैंने नई बात बताई, सब आपको मालूम है। तो पावर क्वालिटी को कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट ना समझें। हाँ, इसकी शुरू से इसकी एग्जिस्टेंस है, ये शुरू से ये चीज़ है, और लेकिन इसके ऊपर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। क्यों? इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि क्यों अब क्या इतना हो गया पिछले 10-15 साल में। तो अब ये हो गया कि जैसे जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बढ़ा, मिसाल के तौर पे आप मिसाल दे दें, अल्टरनेटिंग एनर्जी में इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर की क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब होती है। देख लें अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंडिया में वो लेवल नहीं है, ना कोई बड़े ज़बरदस्त स्टैंडर्ड हैं कि कैसा इन्वर्टर बने और कैसा लगे। यूपीएस में देख लें। तो उसकी वजह से ये, चूँकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आप सोलर का बढ़ रहा है, विंड बढ़ रही हैं, सोलर तो हर घर पे लग रहा है, तो उतना ही आप समझो पावर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप देखेंगे कि सिर्फ आपको बिजली कंपनियों को गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं, उसकी बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सब भी ज़िम्मेदार हैं। आप देखें कौन कौन ज़िम्मेदार है। देखें, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, यूटिलिटी यानी बिजली कंपनी तो है ही, बेसिक जिम्मेदारी तो उसकी है, लेकिन उसके अंदर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीन चीज़ें हैं। तो उसके अंदर तीनों में मुख्तलिफ़ किस्म की पावर क्वालिटी के मामलात हो सकते हैं, और जिसके लिए वो लोग एक्शन लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि पावर क्वालिटी की ख़राबी की सबसे कम जिम्मेदार जो है वो यूटिलिटी कंपनी होती है, यानी कि के इलेक्ट्रिक या वाबडा या नेस्कोज या कौन एडिसन या ओंटारियो हाइड्रो या कहीं भी दुनिया में लें तो कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग बोर्ड इंग्लैंड, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ख़राब किस्म के जनरेटर लगा करके आपको बड़ी ख़राब किस्म की बिजली दें, क्योंकि उनका तो बिज़नेस है ना। कौन सा बिजनेसमैन ऐसा होगा जो अच्छे ब्रांड का, कि वो बड़ा बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगा दे और ख़राब क्वालिटी की चीज़ें वो देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा ना। तो वही बिजली में है। तो इनकी जिम्मेदारी है, इनके यहाँ चीज़ें यूटिलिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है, जब बिजली कम होती है, लो वोल्टेज हो जाता है। लो वोल्टेज करते भी हैं बाज़ औक़ात लोड को कम करने के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों की एक स्ट्रेटजी भी है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन करनी पड़ती है, वरना फिर सारे के सारे लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाएं। तो ये जो आप देखते हैं ना, मेंटेनेंस की वजह से प्रॉब्लम आता है, कोई आउटेजेस हो जाते हैं अचानक, कोई हार्मोनिक्स जनरेशन में, हार्मोनिक जनरेशन में ये समझ लें कि बहुत ही कंट्रोल्ड होते हैं, बहुत बहुत ही अच्छा डिज़ाइन होता है। अरबों करोड़ों डॉलर के जब जनरेटर लगेंगे तो क्यों जो है उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये चीज़ें लिखी तो हैं, लेकिन ये इनकी ज़िम्मेदार बहुत कम ऐसा होता है कि हो। अब कुछ चीज़ें ट्रांसमिशन लाइन पे एक्सटर्नल है ना, लाइटनिंग है, मौसम है, बर्फ़ है, आइसिंग है, तो ये बहुत चीज़ें हैं। फिर लॉन्ग लाइन्स हैं, शॉर्ट लाइन्स हैं, ओवरलोडिंग हो जाती है, हीटिंग हो जाती है, विंड प्रॉब्लम है। तो ट्रांसमिशन लाइन पे की वजह से तो अक्सर बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं, जो कि आपको पुअर पावर क्वालिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है इन वोल्टेज के मामलात में ख़ास तौर पे। तो ये जिम्मेदारी ज़ाहिर है पहली तो इनकी है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह इन जिम्मेदारियों को यूटिलिटी कंपनी पूरा करती है,
اور ذمہ دار اصل میں بہت زیادہ یہ یوٹیلیٹی کمپنی نہیں ہوتی ہے۔ پھر کون ہے؟ دو جو مین ہیں بڑے پلیئر خرابی میں، وہ کسٹمر خود ہے، کنزیومر خود ہے، اور مینوفیکچرر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس پاکستان میں انورٹر لگ رہے ہیں یو پی ایس میں یا سولر کے ساتھ، باہر سے بھی اگر آ رہے ہوں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سستا ترین جو ہے وہ خریدیں، اور سستا ترین خریدنے کے چکر میں اس کے اندر بڑے ہارمونکس ڈیولپ ہوتے ہیں، پرابلم اس کے اندر آتے ہیں جو آپ انورٹر لگاتے ہیں۔ اسی طرح مینوفیکچر جو پاکستان میں ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انورٹر یہاں پر ایک ہاتھ کے علاوہ جو ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کا بنتا ہو جو کہ انٹرنیشنلی ڈیفائنڈ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں انورٹر کے بارے میں۔ ان سب کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہارمونکس جنریٹ ہوتے ہیں، اور ہارمونکس کے میرے لیکچر 10-15 کے قریب ہیں، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی چیزیں ہارمونک جنریٹ کرتی ہیں، سمجھو ساری کی ساری جو ہے نا وہ پاور کوالٹی کو خراب کر رہی ہیں، اور وہ ساری اس کے اندر ہارمونک سیریز میں آپ پڑھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون ذمہ دار ہوا؟ وہ ذمہ دار ہوا بنانے والا بھی، اور وہ ذمہ دار ہوا لگانے والا بھی، یعنی کہ کسٹمر بھی ہو گیا۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں لیپ ٹاپز ہیں آپ کے، اور مشینیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں، وہ کتنی بھی اچھی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ اس میں ڈسٹارشن ہوتا ہے، تو وہ لمٹ میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لمٹ کے اندر ڈیویشن جو ڈیفائنڈ ہے اسٹینڈرڈ میں اتنا ہی ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں 3 لوگ ذمہ دار ہو گئے۔ یوٹیلیٹی کمپنی جو سب سے کم، کیونکہ وہ بہت ہائی انویسٹمنٹ کرتی ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کہ وہ جو ہے بہت ہی خراب قسم کی بجلی پرووائڈ کرے۔ نمبر 2 آپ کے کنزیومر اور مینوفیکچرر دونوں ہی نمبر 2 سمجھے، کیونکہ کنزیومر اگر کوئی اچھا ہے تو وہ کسٹمر اچھا ہے، مینوفیکچرر اچھا ہے تو کنزیومر جو ہے سستی چیز کے چکر میں خراب چیز خود ہی خرید رہا ہے، اور تو اچھے مینوفیکچرر سے بات کریں تو کہیں گے ہماری سیل ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری کاسٹ بہت آتی ہے۔ تو بڑی اچھی کمپنیاں تو خریدتی ہیں جن کے پاس بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں، بہت بہت پرابلمز ہیں، تو وہ تو لیتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ جو عام کسٹمر ہے، ریزیڈینشیل ہے، چھوٹے انڈسٹری ہے، وہ تو بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کی اکوپمنٹ اور انورٹرز اور ساری چیزیں لیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ سب سے ذمہ دار جو ہے وہ اصل میں میری نظر میں تھرڈ ورڈ میں کسٹمر ہے، اور پھر مینوفیکچرر ہے، کیونکہ اگر کسٹمر صحیح چیز لینا چاہے گا تو مینوفیکچرر کیوں نہیں بنائے گا مگر مہنگی ہوگی، تو یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آئی سیز ہیں انہوں نے کچھ پیرامیٹر مقرر کر دیے ہیں، مقرر کا مطلب یہ کہ ڈیفائن کر دیے ہیں، جن کی میں ڈیٹیل الگ الگ بھی کروں گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فائدہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو میجر کریں اور آپ چیک کریں کہ وہ اس لمٹ میں ہیں کہ نہیں جو اسٹینڈرڈ میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں۔ یہ تھرڈ ایڈیشن میں نے الگ سے لکھ دیا ہے، اس میں تھرڈ آخری ایڈیشن ہے آئی سی کا، اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو میجرمنٹ کرنا ہے نا، اس کے لیے بھی ایک پورے کا پورا اسٹینڈرڈ اور طریقہ کار ہے۔ آپ ایسا ہے کہ آپ کے اندر گھر میں جو ہے میٹر وولٹ میٹر لگے ہیں، انڈسٹری میں لگے ہیں، وہ ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کو پاور کوالٹی کے میجرمنٹ کے لیے استعمال کر سکیں کہ خراب ہے اچھی ہے، وہ پہلے ہی آپ کو غلط خراب ریڈنگ دے رہے ہیں، ایرر فل، اس پہ آپ کا ڈسکشن نہیں ہو سکتا ڈسیشن۔ تو اس کے لیے کلاس اے بی سی ڈیفائن کی ہے میجرمنٹ کی اسٹینڈرڈز نے، آپ الگ میرا لیکچر اس پہ دیکھیں گے اسی سیریز میں۔ بہرحال یہ یہاں پر جتنی چیزیں دی ہیں آپ دیکھیں اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پہلے سے نہیں معلوم، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اگر معلوم ہے تو بھائی بالکل آپ کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ جتنے بھی آپ کو پرابلم پتہ ہے نا وہ سارے کے سارے بیان کر دیں، آپ بس سب بتا دیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے پاور کوالٹی میں یہی چیزیں دیکھنی چاہیے، یہی چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر ایک لسٹ بنا دی ہے، لیکن لسٹ میں نے خود نہیں بنا دی ہے، آئی سی کے تحت ہے، اور آئی سی کا نمبر بھی یہاں پر دیا ہوا ہے، اور یہ کلاس سے جو ڈیفائن کیا کر رہے ہیں میجرنگ میتھڈز۔ تو یہ میجرنگ میتھڈ ٹائم ایگریگیشن وغیرہ میں الگ بھی ویڈیو میں ڈیفائن کروں گا، جو آپ دیکھیں گے کہ روزانہ تقریباً ایک ویڈیو ہو جائے گی اس پہ، اور 8-10 ویڈیو ٹوٹل ہو جائیں گی۔ تو یہ
سمجھیں کہ ایک میں نے آپ کو اس میں اوور ویو دے دیا، پاور کوالٹی کے بارے میں جنرل پیرامیٹر آپ کو بتا دیے اور کس کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو بتا دیے۔ تو یہ پاور کوالٹی کے اوپر میرا ایک انٹروڈکٹری سے کے بعد دوسرا لیکچر تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم 8-10 لیکچر اور اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے، اور اس کو آپ شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ جو نئے انجینئرز ہیں جو کینیڈا، امریکہ، جرمنی، خاص طور پہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جہاں سب جگہ امیگریشن کھلا ہے الیکٹریکل انجینئرز کے لیے خاص طور پہ، وہ ان کو ضرور بتا دیں، نئے بچوں کو ضرور بتا دیں کالج میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی، تو معلوم ہونے کے باوجود بھی بچے جواب نہیں دے جاتے۔ تو میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی جونیئر ساتھیوں کے فائدے کے لیے آپ جونیئر بچوں کو جو فائنل ایئر کے ہیں، تھرڈ ایئر کے ہیں، ان کو ضرور یہ چیزیں دیں تاکہ وہ لوگ جو ہے بہت ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلدی جلدی اس پہ میری ویڈیو آئیں گی۔